हेलो फ्रेंड्स, ईडियम्स के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम जो हम देखेंगे वो है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे ईडियम हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये बताना चाहते हों कि अब आज का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जैसे आज का काम हमने कर लिया, अब हम उसको बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आज का काम ख़त्म होने पे ही इसको यूज़ करें। हो सकता है अब हम कोई काम एंड कर रहे हों थोड़े लंबे समय के लिए, तो भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं कॉल इट अ डे। या फिर सपोज़ कोई आदमी रिटायर हो रहा हो तो भी वो कहता है कि आई एम कॉलिंग इट अ डे नाउ। तो या तो आज का काम ख़त्म कर रहे हैं तब हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं कॉल इट अ डे, या फिर किसी काम को हम थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रोक रहे हैं, या सपोज़ रिटायर हो रहे हैं तो परमानेंटली एंड कर रहे हैं, उस सेंस में भी हम कॉल इट अ डे यूज़ करते हैं। कॉल इट अ डे का ये भी मतलब होता है कि आज का काम हम छोड़ के अब घर वापस जा रहे हैं। ठीक है, जैसे काम हो गया ना, आई एम कॉलिंग इट अ डे, ना आई एम गोइंग होम। ठीक है, तो आई एम कॉलिंग इट अ डे, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पहले का एग्जाम्पल है आई एम गेटिंग टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, लेट्स कॉल इट अ डे एंड रिज्यूम अगेन टुमारो। तो ये है जहाँ पे हमने आज का काम ख़त्म कर लिया, आज बहुत पढ़ाई कर ली, आज बंद करते हैं और कल फिर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आफ्टर 14 ईयर्स लिविंग एंड वर्किंग इन द कंट्री शी डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू कॉल इट अ डे। तो यहाँ पे हम कोई ऐसे चीज़ को ख़त्म होना डिनोट कर रहे हैं जो लंबे समय तक कर रही थी। ये लेडी पिछले 14 साल से इस देश में काम कर रही थी। फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि नाउ इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे, अब ये काम ख़त्म करने का टाइम है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल रिटायरमेंट का हम देख सकते हैं। आफ्टर एन इलस्ट्रियस करियर स्पैनिंग ओवर 24 ईयर्स सचिन डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे इन 2013। तो 24 साल के करियर के बाद सचिन ने 2013 में डिसाइड करा कि अब ही इज कॉलिंग इट अ डे, मतलब अब वो फाइनली रिटायर हो रहे हैं। अगला इडियम जो हम पढ़ेंगे वो है वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है कोई ऐसा सर्च, कोई ऐसी खोज जो पूरी तरह अनसक्सेसफुल हो, पूरी तरह विफल हो गई हो और एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम हो। इसका कारण ये होता है कि जिस चीज़ को या जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो एक्चुअली कहीं और है, वो पर्सन या वो थिंग, और हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो सर्च कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको हम कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। जैसे एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन रॉन्ग इंटेलिजेंस द पुलिस वेस्टेड ऑल आफ्टरनून ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। मतलब पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इंटेलिजेंस मिली थी, जिसके कारण पुलिस ने अपना पूरा दिन बर्बाद किया ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। गलत जगह सर्च कर रही थी पुलिस, जिसके कारण टाइम वेस्ट किया उन्होंने। आसान फ्रेज है, आगे बढ़ते हैं। बी अप विद द लार्क। बी अप विद द लार्क का मतलब होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना। लार्क बेसिकली एक तरह की बर्ड होती है जो कि बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग में अपना गाना स्टार्ट कर देती है। तो बी अप विद द लार्क का मतलब है कि हम उस बर्ड के साथ ही उठ गए हैं, मतलब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में उठ गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सिंस माई एग्जामिनेशन सेंटर वॉज फार आई वॉन्टेड टू लीव अर्ली एंड वॉज अप विद द लार्क। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर था, उसके लिए मैं चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी घर से निकल जाऊं, इसलिए मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। सो आई वॉज अप विद द लार्क। अगला देखते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल्स ऑफ वन आई टर्म हम किसी ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं या किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमारा बहुत चहेता हो, जो हमारा बहुत प्रिय हो, जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस हो, या जो चीज़ हमारी फेवरेट हो। जैसे एग्जाम्पल, हिज न्यू बॉर्न बेबी गर्ल वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। ठीक है, बहुत आसान इडियम था ये। अगले पे आते हैं, फेदर ब्रेन्ड। फेदर ब्रेन टर्म हम किसी ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हो जो बहुत ही स्कैटर ब्रेन्ड हो। स्कैटर ब्रेन्ड मतलब जो बहुत ही भुलक्कड़ हो, जिसको चीज़ें याद ना रहती हो, जो कन्फ्यूज्ड रहता हो थोड़ा। ठीक है, या एम्प्टी हेडेड हो। एम्प्टी हेडेड मतलब जिसके पास बहुत दिमाग नहीं है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है। या सिली हो। सिली मतलब हम ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो थोड़ा भोंदू किस्म का आदमी हो, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके टाइप। ठीक है, तो फेदर ब्रेन का ये मतलब होता है। फेदर मतलब पंख होता है, जैसा कि आप जानते हैं उसका वेट बहुत कम होता है, फेदर बहुत ही हल्का होता है। तो फेदर ब्रेन हो गया एक ऐसा पर्सन जिसका दिमाग बहुत हल्का है, मतलब बहुत दिमाग नहीं है, वो स्कैटर ब्रेन्ड है, भुलक्कड़ है, या एम्प्टी हेडेड है, मूर्ख है, या सिली है, थोड़ा भुंदू किस्म का इंसान है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू वुड नॉट वॉन्ट टू हैव टू रिलाई ऑन दैट फेदर ब्रेन इन एन इमरजेंसी। मतलब किसी इमरजेंसी के समय तुम्हें उस फेदर ब्रेन्ड पर्सन, उस बेवकूफ़ आदमी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। अगला फ्रेज जो हम देखेंगे वो है वोट विथ वंस फीट। वोट विथ वंस फीट का मतलब है कि आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं, किसी चीज़ से नाखुश हैं, किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हैं और आप अपनी नाराज़गी या नाखुशी व्यक्त कर रहे हैं उस जगह से बाहर निकलकर या उस जगह को छोड़कर। मतलब वहाँ से आप उठ गए हैं, आप चले गए हैं, इस तरीके से आप अपनी नाराज़गी या अपनी नाखुशी व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं, आपकी किसी से मान लीजिए बहस हो रही है या किसी की बात आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप वहाँ से उठ के चल देते हैं, राइट। उठ के इसलिए चल देते हैं कि आप दिखा रहे हैं कि मैं इस चीज़ से नाखुश हूँ, तो अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं उठ के चल दिया। एक दूसरा मतलब भी इसका होता है, बहुत ही रिलेटेड दूसरा मतलब, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रोडक्ट से या किसी भी चीज़ से आप नाखुश हैं, आप नाराज़ हैं, तो आप अब उस चीज़ को यूज़ करना बंद कर दे रहे हैं या सपोर्ट करना बंद कर दे रहे हैं या उस चीज़ का सामान खरीदना आप बंद कर दे रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, हमारे देश में एक समय इनटॉलरेंस की एक कंट्रोवर्सी हुई थी और आमिर खान ने उस पर कुछ बयान दिए थे, लोग आमिर खान से नाराज़ थे, तो उन्होंने स्नैपडील का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया था। स्नैपडील ऐप से उन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया था। तो उस इंस्टेंस में लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी बाय वोटिंग विथ देयर फीट, ठीक है। तो इस दोनों मीनिंग्स के हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आई एम प्रिपेयर टू वोट विथ माई फीट इफ़ माई इकोनॉमिक्स टीचर टर्न्स आउट टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अगर मेरे इकोनॉमिक्स टीचर अच्छा नहीं होगा तो मैं उनके लेक्चर्स उठ के चला जाऊँगा, तो आई एम प्रिपेयर टू वोट विथ माई फीट। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ होटल्स डबल्ड, टूरिस्ट्स वोटेड विद देयर फीट एंड जस्ट स्टॉप्ड गोइंग। मतलब जब होटल्स के प्राइस डबल हुए तो टूरिस्ट ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया, उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ करना बेसिकली बंद कर दिया। अगला इडियम जो हम पढ़ेंगे वो है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। इसका मतलब होता है कि सपोज़ हमारी कोई चीज़ है जिसमें कुछ अच्छे पार्ट्स हैं और कुछ ख़राब पार्ट्स हैं। अब हमें ख़राब पार्ट्स को हटाना है, हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करनी है, तो उस ख़राब पार्ट्स को हटाने के, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के चक्कर में हम उसके जो अच्छे पार्ट्स हैं वो भी हटा दें। अगर हम उसको भी फेंक दें या उसको भी हटा दें तो उसको हम कहते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। इस ईडियम से इसका मतलब बहुत ही क्लियर है। सपोज़ कोई पेरेंट है जो अपने बेबी को बात करा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब बात ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली जो पानी होगा, बाथ वाटर होगा, वो आपको फेंकना होगा क्योंकि वो गंदा हो चुका है। लेकिन सपोज़ आपने बाथ वाटर के साथ साथ बेबी को भी फेंक दिया, तो इसका मतलब है कि गंदगी हटाने के लिए, एक ख़राब चीज़, एक गंदी चीज़ हटाने के लिए आपने साथ में जो अच्छी चीज़ें थी वो भी हटा दी, वो भी फेंक दी। तो इसको हम कहते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। एक एग्जाम्पल, वाइल देर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स विद द प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, रिप्लेसिंग इट विथ कम्युनिज्म वुड बी अकिन टू थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मतलब आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो जनरली हम मानते हैं कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम पूरे ही सिस्टम को रिप्लेस कर दें, पूरे ही सिस्टम को थ्रो कर दें, हटा दें, उसकी जगह कम्युनिज्म ले आएँ, तो इसका मतलब होगा कि वी आर थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। जो अच्छी चीज़ें हैं हम उसको भी हटा रहे हैं बुराइयां हटाने के लिए, जो कि एक ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। ऑब्वियसली अगर आप बाथ वाटर के साथ बेबी को भी फेंक दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ तो हो नहीं सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम जो हम पढ़ेंगे वो है लीव समवन हाई एंड ड्राई। इसका मतलब होता है किसी को एक मुश्किल सिचुएशन में छोड़ देना, किसी को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना बिना उनकी मदद किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द सडन पोलिटिकल अपहीवल वी वेर लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट एनी मनी और क्रेडिट कार्ड्स। सो एकदम से किसी फॉरेन कंट्री में कुछ पॉलिटिकल अपहीवल हुआ जिसके कारण ये लोग उस कंट्री में दे वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, क्योंकि ना इनके पास पैसा था ना क्रेडिट कार्ड। तो लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना बिना उनकी मदद किए। अगले इडियम पे बढ़ते हैं, किक समवन और समथिंग टू द कर्ब। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि अब रिडंडेंट हो गई है, मतलब काम की नहीं रही, ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, अब काम की नहीं रही हमारे लिए, या यूजलेस हो गई है, बेकार हो गई है, अनवांटेड हो गई है,
ऐसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, ऐसी चीज़ को हटा देना, छांट देना, अबैंडन कर देना, ठीक है। तो किकिंग समवन और समथिंग टू द कर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अब हमें पसंद नहीं है या जो रिडंडेंट हो गई है, जो अब काम की नहीं रही, उसको छांट देना, उसको हटा देना। कर्ब का बेसिकली मतलब होता है, आपने रोड देखा होगा और फुटपाथ जहाँ से स्टार्ट होता है वो देखा होगा, तो रोड के एकदम किनारे जस्ट जो फुटपाथ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे स्टोन की एक बाउंड्री बनी होती है, उसको हम बेसिकली कर्ब कहते हैं, जो कि रोड के किनारे होती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एकदम रोड के किनारे होती है। तो जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हों, रोड पे आपको कुछ पत्थर मिल जाए या कोई गंदगी मिल जाए, तो आप उसको किक करके साइड में किनारे कर देते हैं, कर्ब के पास पहुंचा देते हैं। बीच रोड पे तो आप नहीं छोड़ देते किसी चीज़ को। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बेकार हो गई, आप उसको किनारे कर देते हैं, साइड कर देते हैं। बिल्कुल वही मतलब है इस ईडियम का। किक समवन या समथिंग टू द कर्ब का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो बेकार है उसको आपने छांट दिया या उसको आपने हटा दिया। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट बिलीव दैट आफ्टर 20 years ऑफ हार्ड वर्क द कंपनी वुड जस्ट किक मी टू द कर्ब लाइक दैट। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सेल्फ एविडेंट है। अगले फ्रेज पे आते हैं जो कि है ओपन पेंडोराज बॉक्स। इस फ्रेज का मतलब समझने के लिए हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। पेंडोरास बॉक्स की कहानी आप में से कई लोगों ने पहले पढ़ी होगी, कई लोगों को पता होगी। जिनको नहीं पता है उनको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। एंशिएंट ग्रीस में माना जाता है कि दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे, जिनका नाम था एपिमेथियस एंड प्रोमेथियस। इन दोनों भाइयों ने किसी कारण से गॉड्स को, ग्रीक गॉड्स को नाराज़ कर दिया था, ज़्यादातर ग्रीक गॉड्स को नाराज़ कर दिया था, और ख़ासकर जो सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड माने जाते हैं ज़्यूस, उनको इन्होंने नाराज़ कर दिया था। तो इन दोनों भाइयों को सज़ा देने के लिए जो गॉड ज़्यूस थे उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्ले से, क्ले एक तरह की मिट्टी होती है, उन्होंने क्ले से एक वुमेन को क्रिएट किया, फिर उसमें जान डाली, और एफ्रोडाइट नाम की जो ग्रीक गॉडेस मानी जाती हैं उन्होंने इस विमेन को बहुत ही खूबसूरत बनाया और बहुत ही इसमें चार्म्स डाले। ज़्यूस ने उस विमेन का नाम रखा पेंडोरा, और उस विमेन को उन्होंने एपिमेथियस के पास भेज दिया। तो जो एपिमेथियस थे वो उस खूबसूरत महिला को देख के बहुत ही चार्म्ड हो गए और उन्होंने उससे शादी करने को डिसाइड किया। ठीक है, फाइनली उनकी शादी हो गई। तो जब उन लोग की शादी हो गई तो जो गॉड ज़्यूस थे उन्होंने पेंडोरा को एक वेडिंग गिफ्ट दिया। वेडिंग गिफ्ट में उन्होंने पेंडोरा को एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स दिया, जिसको हम अब पेंडोरास बॉक्स कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक कंडीशन भी रख दी पेंडोरा के सामने कि कुछ भी हो जाए आप इस बॉक्स को कभी मत खोलना। अब पेंडोरा को ऑब्वियसली बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा इस बॉक्स में क्या है कि ये मुझे मना कर रहे हैं कि कभी मत खोलना। बहुत बार पेंडोरा ने बहुत समय तक कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करने की कि मैं वो बॉक्स नहीं खोलूँगी, लेकिन अल्टीमेटली क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर और उसने फाइनली एक दिन बॉक्स खोल दिया। तो जब उन्होंने बॉक्स खोला उन्हें लगा कि इसके अंदर तो बहुत ही गोल्ड, डायमंड, नेकलेस, इस टाइप की चीज़ें निकलेंगी, लेकिन उस बॉक्स से बहुत ही ईवल टाइप की, बहुत ही ख़राब तरह की चीज़ें निकलनी शुरू हुई, बहुत ही हानिकारक चीज़ें निकलनी शुरू हुई। तो उसी बॉक्स से डिजीज़ेस, बीमारियाँ निकली, पावर्टी निकली, गरीबी, मिजरी निकली, साथ ही साथ डेथ निकला, सैडनेस निकला। तो हर तरह की जो आज ह्यूमन सोसाइटी में आप बुराइयाँ देखते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वो सारी पेंडोरास बॉक्स से निकली हैं। ठीक है, तो अगर पेंडोरास बॉक्स ना खुला होता तो आज ह्यूमन सोसाइटी में ये सारी बुराइयाँ नहीं होती, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है। तो अब क्योंकि आप पेंडोरास बॉक्स का मतलब समझ गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस ईडियम का क्या मतलब है। ओपन पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है कि हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स को अनकवर कर दें, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल दें, जैसा कि पेंडोरास बॉक्स खोलने पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स बाहर आ गई। तो जाहिर सी बात है इसका एक और मतलब, बहुत ही सिमिलर एक और मतलब है, कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करना जिसके कारण ढेर सारी नई और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाएं, जो आपने सोची नहीं थी वैसी प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। बाय मेकिंग रिलीजन एन इशू इन इलेक्शंस, political parties opened a Pandora's box which is going to harm the nation's interest in the long run। चुनाव में हम देखते हैं तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलीजन को, कास्ट को, इन सब को एक मुद्दा बनाती हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे बेसिकली एक पेंडोरास बॉक्स को खोलने की तरह हैं। ये सारे मुद्दे अगर देश में फ्रंट पे आ गए
तो ये तमाम तरह के नए प्रॉब्लम्स ओपन करेंगे जो कि देश को लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान करेगा। आगे बढ़ते हैं। मैड एज अ हैटर। देखिए ये इडियम बहुत सिंपल है। मैड एज अ हैटर, आप सिर्फ इसमें मैड ही समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली क्रेजी, कम्प्लीटली मैड। कोई एकदम पागल आदमी होता है उसको हम कहते हैं मैड एज अ हैटर। तो ये तो बहुत ही आसान इडियम है। मैड एज अ हैटर, कोई पागल आदमी। मैड का मतलब पागल होता है, मैड एज अ हैटर का भी मतलब यही होता है। ठीक है। ये बेसिकली टर्म यूज़ किया गया था लुइस कैरल की नॉवल एलिसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड में। ये स्टोरी हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी हो। इस बुक में एक बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर था जिसका नाम था हैटर, जो बाद में पॉपुलर हो गया मैड हैटर के नाम से। ठीक है। लेकिन अगर आप इस इडियम मैड एज अ हैटर का ओरिजिन देखेंगे तो इसका ओरिजिन बेसिकली हैट मेकिंग इंडस्ट्री में जाता है। हैट मेकिंग इंडस्ट्री 18-19 सेंचुरी में जब बनती थी तो उसमें मर्क्यूरी यूज़ होता था। मर्क्यूरी का एक कंपाउंड यूज़ होता था और जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे उनको मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती थी। मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण ब्रेन रिटार्डेशन होता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ही इज़ इनडिस्प्यूटेबली अ जीनियस बट ही इज़ ऑल्सो मैड एज अ हैटर। ठीक है। माना भी जाता है कि काफ़ी जीनियस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग से खिसके होते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम जो है वो है रब समवन अप इन द रॉन्ग वे। इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, परेशान करना बिना किसी इरादे के। गलती से अगर आपने किसी को इरिटेट कर दिया, किसी को परेशान कर दिया, या आप करते रहते हैं किसी को इरिटेट या परेशान, तो ये इडियम यहाँ पे यूज़ होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से है वो मैं आपको बता देता हूँ। रब का मतलब बेसिकली होता है सहलाना। आप में से कई लोग को पता होगा कि जो बिल्ली होती है उसको अगर आप ऊपर से नीचे सहलाएं, मतलब उसके हेड से टेल की तरफ सहलाएं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको सहलाएं, फर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पूंछ से सर की तरफ अगर आप सहलाएं, तो बिल्ली एकदम इरिटेट हो जाती है, उसको बहुत ख़राब लगता है। तो वहीं से ये फ्रेज़ आया है कि रब समवन अप इन द रॉन्ग वे। मतलब आप किसी को इरिटेट कर रहे हैं, किसी को अनॉय कर रहे हैं, भले ही आपका इंटेंशन ना हो वैसा करने का। एग्जाम्पल देखते हैं। ही शेयर्स अ स्ट्रेंज रिलेशनशिप विथ हिज मदर इवन दो दे लव ईच अदर वेरी मच व्हेनेवर दे मीट दे ऑलवेज मैनेज टू रब ईच अदर दी रॉन्ग वे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू सिट ऑन द फेंस। सपोज एक फेंस है जो दो फील्ड्स के बीच में है। तो जो फेंस है वो ना इस फील्ड का पार्ट होता है और ना ही दूसरे फील्ड का पार्ट होता है। वो फेंस बेसिकली दोनों फील्ड्स को डिवाइड करता है, मतलब वो किसी भी एक फील्ड का पार्ट नहीं होता है। तो कोई अगर उस फेंस पे बैठा है तो ना तो वो पहले फील्ड में है और ना ही वो दूसरे फील्ड में है। वो बेसिकली किसी भी साइड नहीं है, वो बीच में है। बेसिकली वो किसी भी साइड का हिस्सा नहीं है। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब है नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। मतलब आप किसी झगड़े या किसी डिस्प्यूट, किसी डिसएग्रीमेंट में आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, आप न्यूट्रल हैं। जैसे जो फेंस पे बैठा है वो किसी भी फील्ड में नहीं है, वो न्यूट्रल है। उसी तरीके से किसी डिस्प्यूट में आप न्यूट्रल हैं, आप किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, तो कहा जाता है यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। या फिर अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप अभी भी सोच रहे हैं मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, अवॉइड कर रहे हैं डिसीजन लेना, उसको भी हम कहते हैं यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, यू आर बेसिकली नॉट मेकिंग अ डिसीजन। एग्जाम्पल देखते हैं। टू अवॉइड मेकिंग आइदर ऑफ देम एंग्री most husbands prefer to sit on the fence when there is an argument between their wife and mother। तो ये पहले का एग्जाम्पल था कि डिस्प्यूट में हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, हम बेसिकली बीच में है, फेंस पे बैठे हुए हैं। दूसरा देखते हैं। दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज इवन एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द वोटर्स आर सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब है कि अब इलेक्शन काफ़ी पास आ गए हैं, फिर भी कई वोटर्स आर सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं करा है वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो बेसिकली दे आर सिटिंग ऑन द फेंस। ऐसे लोग को फेंस सिटर्स भी कहते हैं। अगले इडियम पे आते हैं। इट्स ग्रीक टू मी। जब कोई ऐसा कहता है कि इट्स ग्रीक टू मी, तो उसका मतलब होता है वो बताना चाहता है कि तुम जो कह रहे हो या जो लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वॉट इज़ बीइंग सेड और वॉट इज़ रिटेन। ठीक है। ग्रीक एक समय वेस्टर्न सोसाइटी में और ख़ासकर क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। इनफैक्ट आप देखेंगे तो न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का, वो भी ग्रीक में ही लिखा हुआ है। लेकिन आज की डेट में जैसा कि आप जानते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में ये जगह इंग्लिश ने ले ली है। ग्रीक लैंग्वेज आज उतना पॉपुलर नहीं रह गया है, 2-3 कंट्रीज़ में ही कन्फाइंड है।
तो आज ग्रीक बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती है तो वो कहते हैं कि इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इंडिया में यही चीज़ हम या तो संस्कृत लैंग्वेज के लिए कह सकते हैं या पर्शियन लैंग्वेज के लिए कह सकते हैं। दोनों लैंग्वेज अपने समय में बहुत पॉपुलर थी इंडिया में, बहुत लोगों को मालूम था। आज आप देखेंगे तो आप ज़्यादातर लोग को ना तो संस्कृत आती है ना पर्शियन आती है। तो आज अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कह सकते हैं इट्स ऑल संस्कृत टू मी। हालांकि ये सही नहीं होगा टेक्निकली, क्योंकि जो फ्रेज़ है वो है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वही चीज़ संस्कृत या पर्शियन के लिए भी लागू होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन टू मी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। उसने मुझे क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, सो इट्स ऑल ग्रीक टू मी। अगले पे आते हैं, एंड इन स्मोक। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ करना जो कि कंप्लीटली फेल हो गई, जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, वो चीज़ कंप्लीटली फेल हो गई, तो हम कहते हैं एंड इन स्मोक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स हार्ड वर्क ऑफ 10 years एंड हिज ड्रीम टू प्ले फॉर इंडिया एंडेड इन स्मोक व्हेन ही सस्टेन्ड अ डेवास्टेटिंग इंजरी ऑन द फील्ड। मतलब 10 साल उसने बहुत मेहनत करी, उसका सपना था इंडिया के लिए खेलने का, लेकिन जब उसको ऐसी इंजरी लग गई जिसके बाद उसका करियर ख़त्म हो गया, तो उसका पूरा जो एफर्ट था दैट एंडेड इन स्मोक, वो सब एकदम कंप्लीट फेलियर में एंड हो गया। ठीक है। अगला इडियम जो हम पढ़ेंगे वो है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब होता है कि सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग झगड़ रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी बात कहना या ऐसा चीज़ करना जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो, जिससे वहाँ का माहौल ठीक हो, माहौल काम हो। तो टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब किसी भी आर्ग्यूमेंट के सिचुएशन में ऐसी बात या ऐसी चीज़ करना जिससे लोग का गुस्सा शांत हो जाए और लोग काम हो जाएं। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जैसे कोई सी है जो बहुत ही उस समय उग्र है, बहुत ही रफ सी है, तो उसको शांत करने के लिए लोग उसके ऊपर ऑयल डाल देते थे, और सी के वाटर पे ऐसे ऑयल डालने से वेव्स की साइज़ थोड़ी कम हो जाती थी, जिसके कारण समुद्र का जो रफनेस है वो थोड़ा कम हो जाता था। तो वहीं से इस फ्रेज़ का ओरिजिन हुआ है। आज की डेट में ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस नहीं करा जाता है, क्योंकि आज मरीन पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है। इस ढंग के ऑयल स्पिल्स आज एक मरीन पॉल्यूशन का पार्ट माने जाते हैं, तो आज की डेट में हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे अगर सी बहुत रफ हो तो उसके ऊपर ऐसी ऑयल डाल दिया जाता था जिससे सी के वाटर को थोड़ा काम किया जाता था। वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन आया है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोग नाराज़ हों, आर्ग्यू कर रहे हैं, उनको शांत करने के लिए कोई ऐसी चीज़ करी जाए या ऐसा बात बोला जाए जिससे लोग काम हो, उसको कहते हैं टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज फ्यूरियस विथ पीयूष फॉर फॉरगेटिंग हर बर्थडे, so I tried to pour oil on troubled waters by offering to take them both out for a meal। बहुत ही सेल्फ एविडेंट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेज जो हम पढ़ेंगे वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये इडियम हम किसी ऐसी चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, कभी कभी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो कि अनरीजनेबल भी हो, मतलब हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ऐसी चीज़ के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग। अब आर्म एंड अ लेग, जाहिर सी आपको बात मालूम है, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको अपना आर्म एंड अ लेग भी देना पड़ जाए, इतनी महंगी कोई चीज़ हो, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इवन दो माई वेकेशन टू इबीदा वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है। अगले पे आते हैं, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये एक बहुत ही आसान इडियम है। इस इडियम का बहुत ही क्लोजली रिलेटेड 3 मतलब होता है, जो कि आपस में बहुत ही एक दूसरे के क्लोज हैं, लगभग एक ही मतलब है। पहला है, आउटवर्ड अपीयरेंस कैनॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ समवन और समथिंग्स वैल्यू और वर्थ। मतलब किसी चीज़ के या किसी पर्सन के बाहर का जो अपीयरेंस है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, उससे हमें उसकी असली वैल्यू या वर्थ का इंडिकेशन नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मतलब है, द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ समवन और समथिंग कैनॉट बी जज्ड जस्ट बाय लुकिंग एट देम। लगभग वही मतलब है कि किसी भी चीज़ का या किसी पर्सन की क्वालिटी कैसी है या कैरेक्टर कैसा है, ये हम जस्ट उन्हें देख के नहीं बता सकते, या हमें जस्ट देख के जज नहीं करना चाहिए। तीसरा, एन ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग कैनॉट बी फॉर्म्ड सोनली बाय सीइंग व्हाट्स ऑन द सर्फेस। वही मतलब है लगभग, जस्ट उसी को लिखने का एक तीसरा तरीका है ये,
कि किसी के बारे में हमें ओपिनियन नहीं बना लेनी चाहिए किसी इंसान के या किसी चीज़ के बारे में, जस्ट उन्हें देख के कि वो सरफेस पे कैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द होटल लुक्ड अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड बट द रूम्स वे डैम्प एंड नॉट वेल मेंटेन्ड। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। होटल देखने में बाहर से तो बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन उसके कमरे बहुत ही डैम्प थे, अच्छे नहीं थे, वेल मेंटेन्ड नहीं थे। सो वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें बाहर से ही देख के किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन फॉर्म नहीं कर लेनी चाहिए। दैट मैन मे लुक वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन इन हिज सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं या किसी पर्सन में कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं। रिलेटेड एक मतलब इसका एक और है कि आप जानबूझ के इंटेंशनली किसी पर्सन को इग्नोर करें या किसी को अनफ्रेंडली तरीके से ट्रीट करें। तो ऐसे में हम टर्म यूज करते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थॉट शी रियली लाइक्ड मी बट द नेक्स्ट डे शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका मतलब होता है कि सपोज कोई पर्सन है जो दूसरे के साथ खराब ढंग से बिहेव करता है या किसी को खराब ट्रीटमेंट देता है, अब उसको भी वही ट्रीटमेंट वापस मिलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि उस पर्सन को अपने ही मेडिसिन का टेस्ट मिला है। मतलब दैट पर्सन हैज गॉट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम लव्स टू स्लेज एंड अब्यूज अदर टीम्स बट गेट रियली अपसेट व्हेन ओपोनेंट्स गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इस वीडियो में हमने 20 ईडियम्स देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ईडियम्स याद हो गए होंगे। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ईडियम्स आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसको PDF डॉक्यूमेंट की तरह चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप PDF डॉक्यूमेंट ले सकते हैं वहाँ से। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम और 20 नए ईडियम्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।